हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 का इतिहास पढ़ेंगे। बीटी बीसी पुस्तक से हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, हमारा अतीत। तो इसमें हम देखते हैं इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। इतिहास हमें किसकी जानकारी देता है? अतीत की। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। अतीत को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्णय के लिए सोच सकते हैं। इतिहास समाज की सामूहिक स्मृति है। इतिहास क्या है? समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो अपने वर्तमान को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो वर्तमान को भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग क्या जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सभी समाज में रहते हैं। हम सभी कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। यह जो समाज है हम लोग का, वो कहाँ है? माता पिता, परिवार, गांव, शहर से होकर पूरे विश्व तक ही हमारा समाज है। हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है। आज की दुनिया क्या है? एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज है। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ या धीरे धीरे इसका विकास हुआ? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। क्या हमारा समाज पहले ऐसा था या धीरे धीरे इसका विकास हुआ? इसका जवाब हमें इतिहास से मिलता है। इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। इतिहास का संबंध किस काल से है? जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अतीत का वह काल भी है जिसे हमें लिखित जानकारी या रचनाओं नहीं मिली है, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेष, वस्तुएं, सिक्के, अभिलेख मिले हैं। मतलब जिस काल से हमें लिखित जानकारी मिली है, इतिहास का संबंध उस काल से। इसके अलावा भी इतिहास था जिसे हमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? उस तो जमीन के नीचे दबे हुए सिक्के, वस्तुएं और अभिलेख से मिली। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहता है। यह काल कौन कहता है? पूर्व ऐतिहासिक काल। समाज से बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कव्याली और जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं। बहुत सारे जो कव्याली समाज है और जनजातीय समाज है, हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं। लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। लेकिन उसका उनका इतिहास क्या हुआ? कभी लिखा नहीं है। उनके बीच जो किंवदंतियां हैं, इनके बीच जो किंवदंतियां, किस्से, कहानियां, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आपको यह अंदाजा होगा कि इतिहास जानने के साधन या स्रोत अनेक और विभिन्न प्रकार के हैं। तो हमें अब ये पता होगा कि इतिहास जानने के साधन और स्रोत विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हीं तमाम साधनों एवं स्रोतों के आधार पे इन्हीं तमाम साधनों एवं स्रोतों के आधार पे हम इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उनसे कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की जरूरतों को पूरा की, कैसे शिकार करके कंद मूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, तो इस सब की जानकारी हमें मिलती है। कैसे खेती करना सीखा, कैसे गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग जाना, औजार हथियार बने, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी कर उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज और साम्राज्य का गठन किया, उनके शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित किए, धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता है, इन सब बात की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता है, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इतिहास से। तो हम इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उनकी बुनियादी बातों को समझेंगे। इतिहास की क्या है? पृष्ठभूमि और उनकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास किसी भी मानव समूह और समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर ही होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषता सभी का योगदान होता है। इस विकास में क्या होता है कि स्थानीय परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषता का भी योगदान होता है।
कभी आपने विचार किया कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यता का विकास क्यों हुआ? हम लोग ये भी ध्यान दें कि जो भी आरंभिक सभ्यता का विकास हुआ तो नदी घाटी किनारे क्यों, जैसे सिंधु नदी घाटी किनारे हुआ था, पाटलिपुत्र जो पटना नदी के किनारे था। तो आप ध्यान देंगे कि नदी किनारे उपजाऊ भूमि था। नदी किनारे क्या था? उपजाऊ भूमि था। यहाँ खेती का काम आसान था, इसलिए नदी घाटी किनारे नदी के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसे अनेक परिस्थिति सभ्यता के विकास में सहायता करती है। जो अनेक परिस्थिति थी सभ्यता के विकास में हमें सहायता करती थी। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। पर्यावरण क्या है कि हमारे रहन सहन, खान पान और वेशभूषा को प्रभावित करता है। क्योंकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यता का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या थी, यह जानना जरूरी है। हम लोग भारत की आरंभिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत की आरंभिक सभ्यता जो परिस्थिति थी, भौगोलिक परिस्थिति थी, उसको भी जानना जरूरी है। फिर हम कार्यक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली। इतिहास की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे काल में बांट देते हैं। सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे काल में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह भी हम जानेंगे। फिर हम यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं। तुलनात्मक रूप से इसका महत्व उपयोगिता क्या है। हम लोग अध्याय तीसरा में पढ़ेंगे, मनुष्य के जीवन उसके चरण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय में हम लोग मनुष्य, इसी बुक की जो तीसरा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे? मनुष्य के जीवन उसके चरण के बारे में। जब वह संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज के विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण अभी तक नहीं फूटी थी। इन मनुष्य को जीवन सरल था परंतु कठिन भी। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। कंदमूल जमा करके और शिकार करके अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्हें अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू किया। अब शायद इनका महत्व आसानी से समझ में नहीं आया, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग भी मनुष्य ने सीखा। इस तरह से मनुष्य ने क्या? आग का उपयोग सीखा। यह भी महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आए। आग की खोज क्या थी? मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन लाए। अब वह खाना पकाकर खाने लगा। आग खोजने से क्या हुआ? खाना पकाकर खाने लगा। खुद को आग की मदद से ठंड और जानवरों को बचाने लगा। उनके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हो गया। चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि संगठित समाज के जीवन शैली को समझेंगे। चौथे अध्याय में हम लोग क्या करेंगे? संगठित समाज के जीवन शैली को समझेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी। खेती मनुष्य ने सीख ली थी। अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। स्थिर और सुखी जीवन क्या सोच के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझें। जीवन के अर्थ और महत्व को समझें। मृत्युपरांत जीवन की कल्पना की क्षमता बढ़ी। मृत्यु को दाह संस्कार के तरीके सोचने गए। मिट्टी में सबको गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साथ इस युग में मिलने लगे। पांचवें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। पांचवें अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा के बारे में। यह वह चरण है जब मनुष्य ने कई अर्थों में सभ्यता जीवन आरंभ कर दी थी। ये अर्थ है जिसमें मनुष्य सभ्यता जीवन आरंभ कर दी थी, मगर उनकी लिपि नहीं पढ़ने के कारण इनके पास लिखित साक्ष्य नहीं है। हड़प्पा क्या हुआ? उस समय की लिपि पढ़ी नहीं गई, इसलिए लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन इस संस्कृति की विशेषता हम जानते हैं। अब नगरों के विकास हुआ। प्रशासन तंत्र, नगर निर्णय, योद्धावध के रूप में व्यापार, कला, धर्म आदि के जीवन अनेक क्षेत्रों में मनुष्य के एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोहरों पर लेख लिखे मिले, लेकिन अभी तक उनकी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हमें प्रौद्योगिक सामग्री पर निर्भर रहना पड़ा। छठे अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग, वैदिक
और आध्यात्मिक प्रगति का काल था। वैदिक युग क्या था? वैदिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल था। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे। वेदों की जो रचना हुई है आरंभ में जो लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके श्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। कालांतर में इसे लिखा गया। कालांतर में क्या हुआ? इसे लिखा गया। इस चरण के वैदिक संस्कृति का प्रयोग किया गया। इस चरण के वैदिक संस्कृति का प्रयोग किया गया। अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुके थे। अब क्या हुआ था? मनुष्य धार्मिक और उन्नत, परिपक्व और सभ्यता अवस्था में जा चुके थे। विकास का क्रम चलता रहा। विकास का क्रम क्या है? चलता रहा और पूर्व वैदिक उत्तर काल के बीच जीवन का सरल रूप से ज्यादा विकसित और जटिल बना। 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, उस चरण को दर्शाता है। 7वां अध्याय में देखेंगे कि उस चरण जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक सम्मानित रूप सामने आया। राज्यों के विकास और क्रम का आरंभ हुआ। इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधि आरंभ हुई। दूसरी ओर क्या हुई? धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में नए विचारधाराएं उत्पन्न हुई। बौद्ध धर्म जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिसका प्रभाव भारत नए विदेशों में पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में हम लोग 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई थी। विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति केंद्र भी बिहार ही था। बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? बिहार था। अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। अध्याय 9 में हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक मान की उपलब्धियां से हम परिचित ही होंगे। विशेषकर जो अशोक मान की उपलब्धियां हैं उससे हम लोग परिचित हैं। जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। जिसने क्या किया था? पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत की संस्कृति का प्रभाव भी देशों पर हुआ। 10वें अध्याय में हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे। के बाद भारत की राजनीति को देखेंगे। विशाल साम्राज्य के स्थान पे मौर्य साम्राज्य के बाद अब विशाल साम्राज्य के स्थान पे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल के शासक ने की। उसमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसमें की स्थापना विदेशी मूल के शासक ने की। इसके फलस्वरूप संस्कृति आदान प्रदान की प्रक्रिया समेत हुई। इसी काल में दक्षिण भारत की सभ्यता का विकास के हमें साक्ष्य मिले हैं। 11वां अध्याय में हम लोग क्या करेंगे? सुदूर क्षेत्र में भारत का प्रभाव के विस्तार के संबंध में जानकारी के लिए सहायक है। यह हम जान सकेंगे किस प्रकार बौद्ध धर्म और उनके प्रभावी कला शिल्प क्षेत्र में नई परंपरा का विकास हुआ। 12वें और 13वें अध्याय में हम भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि अंतिम अध्याय में हम कुछ प्रमुख इतिहासकारों की जानकारी पढ़ेंगे। तो बच्चों उपयुक्त प्रसंग में हम लोग यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। और हमने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला हुआ है। मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमें इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। इतिहास देखते हैं कि मानव समाज के विकास के क्रम में कितना लंबे समय तक फैला हुआ था। इसमें उत्थान और पतन दोनों के बारे में प्रस्तुत किया गया है। इसके पीछे के अनेक कारण हैं। इतिहास हमें उन कारणों को बोध कराता है। किस कारण से उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, ये भी कारण हमें इतिहास में जानने को मिलता है। तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। अतीत की जानकारी क्या आती है? हमें वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने की सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक और अनिवार्य है। तो आज पहला चैप्टर समाप्त हुआ। हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।